हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। दिस इज आकाश रांगडाले और मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। और इसमें हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और समभारिक के बारे में। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट, है ना? बस ध्यान से देखिएगा। पर क्या है कि अभी देखिए, इसके पहले हम 2 टॉपिक्स इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आवेशित कणों के बारे में देखा है और अलग अलग प्रकार के जो परमाणु मॉडल हैं उसके बारे में देखा था। आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से एक नजर फेर लेते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिसको हमने पिछली कक्षाओं में कवर किया था। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कहानी है ये अब तक कहां पहुंची है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप याद करें, सबसे पहली जो क्लास थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो परमाणु होता है वो अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है। और कौन से कण हैं भाई? तो हमने बात की थी 3 इडियट्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो कि उदासीन यानी कि न्यूट्रल है ना? तो हमारे पास 3 कण थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और क्या था भाई आपका? न्यूट्रॉन था। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मिस्टर जे थॉमसन ने की थी, है ना? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। गोल्डस्टीन ने नहीं की थी, ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? तो जेम्स चैडविक या फिर जेड चैडविक सर ने की थी। बात समझ में आ गई? तो पहले एपिसोड में हमने पढ़ा था परमाणु के कणों के बारे में। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा वाला जो इसका एपिसोड था, जो दूसरी इसकी क्लास थी, उसमें हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था कि जो परमाणु के मॉडल हैं, बात समझ में आ रही है? परमाणु के कौन से मॉडल हैं? तो याद करिए, सबसे पहले जो है जे थॉमसन का तरबूज वाला मॉडल था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि यदि एक तरबूज को आप परमाणु के साथ तुलना करेंगे तो जो तरबूज के बीज हैं वो परमाणु के अंदर वैसे ही रहेंगे, मतलब आपके ऋणात्मक में रहेंगे और बाकी का पूरा जो तरबूज है वो कैसा रहेगा भाई? आपका धनात्मक रहेगा। बात समझ में आई? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, बाकी किसी भी कण के बारे में नहीं बताया। इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे, जिसको हमने कहा था अल्फा कण प्रकीर्णन। बात समझ में आ रही है? जिसमें इन्होंने क्या किया था, याद करो, सोने की झिल्ली थी, उस पर अल्फा कणों से ऐसे बम्बार्डिंग करवाई थी, है ना? और उससे क्या हुआ था, आपको कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर ही चमक मिल रही थी। तो ये सारी चीजें हम बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। अच्छा, फिर हमने बात की थी तीसरे नंबर का, मतलब बोर का परमाणु मॉडल, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई वो ऊर्जा कक्षा में घूमते हैं। और ये जो ऊर्जा कक्षा होती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली है क्या? ऊर्जा कक्षा है बेसिकली आपके कोश। जिस तरीके से सौर मंडल में सभी ग्रह जो होते हैं वो एक कक्षा में घूमते हैं, कुछ इसी तरीके से परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? एक पर्टिकुलर कक्षा में, एक निर्धारित कक्षा में घूमते हैं और उसको हम बोलते हैं ऊर्जा कक्षा या फिर कोश। बात समझ में आ गई? और इसके बाद सबसे सटीक मॉडल जिसके बारे में हमने बात की थी वो था आपका बोर-बरी मॉडल। बात समझ में आ रही है? मतलब मिस्टर बोर और मिस्टर बरी दोनों ने एक साथ उसको क्या किया था भाई? प्रस्तुत किया था। तो सबसे सटीक जो मॉडल है जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं सभी कक्षाओं में, वो है आपका बोर-बरी मॉडल। बात समझ में आ गई? कुछ और चीजें हम लोगों ने देखी थी, आपको यदि याद हो तो किस तरीके से किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, इसको हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद करो, सारी चीजें पढ़ाई गई थी, है ना? तो जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने पढ़ा था संयोजकता, और क्या पढ़ा था भाई? संयोजक इलेक्ट्रॉन पढ़े थे। संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी संयोजक इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता क्या है? तो अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक याद करो, ये भी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बात समझ में आ रही है? पिछला वीडियो जो है इसका, जिसमें हमने बात की थी परमाणु मॉडल के बारे में, वहां पर आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि संयोजकता क्या होती है। अभी हम इसको शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो संयोजकता क्या है भाई? तो अष्टक पूरा करने में कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वो संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। और एक और चीज थी जिसको हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो है आपका कैनाल रे। क्या था ये आपका भाई? कैनाल रे था। इसका मतलब ये एक ऐसी किरण थी एक्सपेरिमेंट के समय पर जो कैसी थी भाई? पॉजिटिव थी। क्या बात समझ में आ गई? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक किरण जो होती है उसको हम कैनाल रे बोल सकते हैं।
तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमने बढ़िया तरीके से पिछली कक्षाओं में, पिछले जो वीडियोस हैं उसमें कवर की हुई थी। तो आपने यदि नहीं देखा है तो आप पहले वहां पर चले जाइए, आप कॉन्सेप्ट वीडियो पहली, कॉन्सेप्ट वीडियो दूसरी देख लीजिए। जब ये दोनों देखकर हो जाए तो उसके बाद फिर आप आइए और इस पार्ट को हम जो है कंप्लीट और कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो भाई, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब आज की जो क्लास है ना, उसमें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। मतलब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी चीज भाई? हम पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या परमाणु क्रमांक का लेना देना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ में है? परमाणु द्रव्यमान क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? साथ में हम देखेंगे समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो कहानी अब तक से लेकर आगे की कहानी जो है वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना। और उसके बाद आगे की जो कहानी है उसको आप मेरे साथ बैठकर यहां पर लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम पढ़ रहे हैं उन चारों टॉपिक्स की तरफ, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक और समभारिक की तरफ। इन चारों को जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर हमारा बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा भाई? कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो क्या है भाई? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, है ना। सवाल पैदा होता है, ठीक है, एक मिनट, सवाल पैदा होता है कि सर ये परमाणु संख्या क्या है? आगे पहुंच गए क्या? नहीं, सही है। परमाणु संख्या जो है ये क्या है? तो देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है परमाणु संख्या की। क्या आपको यह पता है कि आपका कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है, ठीक है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? निर्धारित होती है। हमने जो परमाणु देखा था उसमें हमने ये देखा था कि भाई ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं नाभिक, ठीक है। कहीं कहीं पर इसके लिए केंद्रक शब्द भी उपयोग किया जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, नाभिक के अंदर आपके पास दो प्रकार के कण होते हैं। एक भैया आपका प्रोटॉन होता है जो कि धनावेशित होता है, और दूसरा क्या है? दूसरा न्यूट्रॉन होता है जो कि कैसा होता है? उदासीन होता है। दूसरा आपका न्यूट्रॉन होता है जो कि उदासीन होता है। प्रोटॉन जो है वो कैसा होता है? तो भाई वो धनावेशित होता है। धनावेशित, कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है भाई? ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रही है? तो हर परमाणु के अंदर, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन होगा, हीलियम के अंदर भी होगा, कार्बन के अंदर भी होगा, ऑक्सीजन के अंदर भी होगा और नाइट्रोजन के अंदर भी। मतलब जितने प्रकार के आपके पास परमाणु हैं सभी के पास में क्या पाया जाएगा भाई? प्रोटॉन पाया जाएगा। तो किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या है? परमाणु संख्या है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने कहा भाई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन संख्या कितनी है? तो आपने कहा ये है प्रोटॉन संख्या, ठीक है। और यहां पर अब हम लिख देते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, परमाणु क्रमांक। कहानी समझ में आ गई? तो प्रोटॉन संख्या कितनी है? तो एक है, इसलिए यहां पर एक है आपका। अच्छा, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। तो जितनी प्रोटॉन संख्या है स्टूडेंट्स वही इसकी क्या है? परमाणु संख्या। कहानी समझ में आई क्या? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात? तो जितने भी प्रोटॉन संख्या है वही क्या है? परमाणु संख्या। कभी कभी आप ये सोचते हैं सर जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही क्या है? परमाणु संख्या। तो सामान्यतः ऐसा होता है, पर कभी कभी क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो बॉन्डिंग के लिए या फिर यौगिकों के निर्माण के लिए क्या करते हैं? अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो वैसे में तो परमाणु संख्या बदल जाएगी फिर, इसलिए हमेशा याद रखें परमाणु संख्या क्या होती है? आपका जो प्रोटॉन है ना उसकी संख्या होगी। इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब ये कि परमाणु संख्या जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? भाई प्रोटॉन संख्या पे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इसको बढ़िया तरीके से हम यहां पर ऐसे नोट कर लेते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो ध्यान से देखो,
तो क्या होगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में, कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होने से, परिवर्तन होने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन होने से परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं आता। क्या कहते हो, नहीं आता। कहानी समझ में आई, ध्यान से देखो। क्या है अभी आपकी प्रोटॉन संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी, बात समझ में आ रही है, वही क्या है आपकी परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। बात समझ में आ गई। अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना भी परिवर्तन आ जाए या न्यूट्रॉन में कितना भी परिवर्तन आ जाए, उससे जो परमाणु संख्या है, कौन सी संख्या है स्टूडेंट्स, भाई परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आएगा, आएगा। कहानी समझ में आई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर, तो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखें भाई, परमाणु के अंदर तीन जो है, बेसिक रूप से तीन कण हैं। बहुत सारे वैसे कण होते हैं, बट मुख्य रूप से हम तीन ही कणों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा वाला आपका न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ रही है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, प्रोटॉन संख्या पर। बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि कम ज्यादा भी होते हैं या न्यूट्रॉन यदि कम ज्यादा होते हैं, तो इससे आपकी जो परमाणु संख्या है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखो। तो परमाणु संख्या क्या है, प्रोटॉन संख्या क्या है भाई, तो ये किसी परमाणु की पहचान है। ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका परमाणु की पहचान, परमाणु, परमाणु की पहचान है। क्या ये कहानी आपके समझ में आ गई? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिया, पक्का ना? चलो अब एग्जाम्पल लेंगे। यदि आपने इसको नोट कर लिया तो एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कम ज्यादा होने से परमाणु क्रमांक में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसको हम लोग समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो बढ़िया तरीके से जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब ध्यान से देखना कैसे इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होने पर भी परमाणु क्रमांक में या वो जो आपका तत्व है, परमाणु है, उसकी पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, एक तरफ ले लेते हैं हम लोग सोडियम। ध्यान से देखो, ये ले लिया मैंने सोडियम, ठीक है, और यहां पर आप ध्यान से देखना, एक मिनट रुको भाई, ये ले लिया मैंने यहां पर सोडियम, ठीक है। अब इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बिल्कुल होगा, और यहां कहीं पर हम ले लेते हैं आपका सोडियम का, अच्छा इसको बाद में लेते हैं, रुको। अब सोडियम का भाई परमाणु क्रमांक क्या है स्टूडेंट्स? सोडियम का परमाणु क्रमांक है आपका 11। मतलब ये है कि सोडियम के पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। बात समझ में आई? तो इसके पास प्रोटॉन भी 11 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और न्यूट्रॉन जो है वो 12 हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो आपने कहा भाई 11 क्या है इसके पास? प्रोटॉन है, और 11 ही इसके पास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? 11 प्रोटॉन है और 11 ही इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
कहानी समझ में आ गई। पर अब जो सोडियम है वो अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, याद करो पिछली वाली जो वीडियो है, पिछला जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अष्टक है उसका नियम या सिद्धांत क्या है। बात समझ में आ गई। तो अब ये बताओ भाई इसकी अंतिम कक्षा में कितने, एक है। अष्टक ये कहता है, अष्टक का नियम ये कहता है कि जो हर परमाणु है वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। अब भाई यहां तो अंतिम कक्षा में एक ही है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो बाहर से 7 मंगवा लो, या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को मंगवा लो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो उसको बाहर पटक दो। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर पटकेंगे तो इससे क्या होगा, इससे भाई अब ये वाली अंतिम कक्षा बन जाएगी और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हो जाएंगे, जो कि पहले से ही है। बात समझ में आ रही है। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा Na+। पर आप ध्यान से देखिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब ये नियॉन नहीं बना। अभी भी इसके पास परमाणुओं की संख्या कितनी है, 11 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है और 8 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया भाई, बाहर निकल गया। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, ऋणात्मक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो कोई नेगेटिव चीज यदि बाहर जाएगी तो अपने आप उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो वही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो अपने आप वहां पर एक प्लस लिख गया। बात समझ में आ रही है। तो अब यदि हम इसमें देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, भाई प्रोटॉन है आपके 11। पर यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन है आपके 10। अच्छा, न्यूट्रॉन के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, उसको भी लिख देते हैं। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन हिंदी में, अच्छा ये लो भाई हिंदी में, न्यूट्रॉन। कहानी समझ में आई। तो न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, तो न्यूट्रॉन है इसके पास 12। तो आप ध्यान से देखिए, पहचान क्या है, परमाणु संख्या। जितने प्रोटॉनों की संख्या है वही आपकी परमाणु संख्या। जब तक प्रोटॉन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक परमाणु की पहचान में या परमाणु संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भले ही सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दें, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स लाकर रख दें, भले ही सारे न्यूट्रॉन्स बाहर निकाल दें और बाहर से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मंगा लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो, तो प्रोटॉन 11 है और यहां पर भी प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। इलेक्ट्रॉन के कम होने या ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्यूट्रॉन के कम या ज्यादा होने से स्टूडेंट्स कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। तो परमाणु संख्या है आपकी, किसी परमाणु में, रट गया सबको, दिमाग में बढ़िया से फिट हो गया सबको। रट गया मतलब रटना नहीं है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो गया। बात समझ में आ रही है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, क्या ये कहानी आपके समझ में आई, बोलिए यस सर, पक्का पक्का। एग्जाम्पल लिया जाए, है ना, स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया जाए। बात समझ में आ गई। चलो परमाणु संख्या देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना, लिख लिया। चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे जो है वो कौन सा टॉपिक है। अब भाई हमने परमाणु संख्या तो देख ली, अब हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या देख ली, अब हम कौन सी चीज देखेंगे, द्रव्यमान संख्या। सवाल पैदा होता है कि सर द्रव्यमान संख्या का क्या परमाणु संख्या के साथ कोई लेना देना है, तो बिल्कुल लेना देना है। तो हम जब कहते हैं कि हम परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, परमाणु के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो भाई हमारे पास कितने आवेश हैं, हमारे पास 3 प्रकार के आवेश हैं। कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ रही है। तो परमाणु जो है उसके पास कितने हैं भाई, तो 3 है। कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को अब ये समझ में आ गया होगा कि सर ने इसको इतनी बार बना दिया है तो पता होगा कि यदि नेगेटिव है, ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा और उदासीन है तो न्यूट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है। तो परमाणु के पास तो परमाणु के पास 1, 2 और 3 ऐसे 3 कण पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये जो 3 कण हैं यही आपस में मिलकर बनाते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। कैसे है भाई, ध्यान से देखो। तो परमाणु संख्या तो हमने देख ली थी प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से। अब द्रव्यमान संख्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो द्रव्यमान संख्या क्या है स्टूडेंट्स? तो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, किसी, अच्छा इसको ऐसे भी नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या कहते हो? कहानी समझ में आ रही है? बोलिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और क्या बोला जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि यदि किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी भाई? 5 और 5 10। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से देखो, एक उदाहरण ले लेते हैं भाई। अब जैसे मैंने कहा कार्बन है, तो कार्बन के पास में क्या दिया हुआ है भाई? कार्बन के पास में दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से 6 क्या है भाई? प्रोटॉन है, ठीक है, और 6 ही क्या है? तो भाई न्यूट्रॉन है। अच्छा एक मिनट, न्यूट्रॉन, कहानी समझ में आई क्या? तो अब आपकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी? द्रव्यमान संख्या, अच्छा द्रव्यमान संख्या को आप एक तरीके से दर्शा भी सकते हो। क्या, कैसे दर्शाते हैं भाई? ए से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। कितना आंसर आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 6 + 6 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। तो कार्बन की जो आपके द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान नहीं है स्टूडेंट्स, ये द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान कुछ और होता है। हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान संख्या की। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं, जो कि गलत है। बात हो रही है द्रव्यमान संख्या की। क्लियर हुआ? तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई भाई कार्बन की? ये हो गई आपके 12, क्योंकि प्रोटॉन कितने थे? 6 थे। न्यूट्रॉन कितने थे? 6 थे। कहानी समझ में आई? अभी ध्यान से देखो, अब यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास फिर से कार्बन है, उसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो ये तो फिक्स हो गया कि प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 6। अब हम कह रहे हैं कि यदि 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 इसमें प्रोटॉन है आपके 6, न्यूट्रॉन है आपके 7 और इलेक्ट्रॉन है आपके 6, तो अब बताओ आप मुझे कि जो आपकी द्रव्यमान संख्या होगी वो कितनी होगी भाई? तो कहानी बड़ी सिंपल है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉन का परमाणु संख्या में या परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई भी लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? तो फिर यहां पर हम निकालेंगे, तो आपका जो ए होगा वो इस बार क्या होगा भाई? आप 6 और 7 को जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो कितना होगा भाई? 13 होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अभी भी वो कार्बन ही है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी भी वो कार्बन ही है, यहां पर भी वो कार्बन ही है। दोनों ही केस में वो कार्बन का ही परमाणु है, पर द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आया किसके कारण? तो भाई आपके न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण। प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन आता तो वो तत्व ही बदल जाता, वो परमाणु की पहचान ही, मतलब यदि प्रोटॉन यहां 6 से 7 होते तो कार्बन नाइट्रोजन हो जाता, 6 से 8 होते यदि प्रोटॉन तो कार्बन आपका ऑक्सीजन हो जाता। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? बोलिए यस सर, और नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बात समझ में आ गई? तो द्रव्यमान संख्या को आप कैसे दर्शाते हैं भाई? ए से। अच्छा एक चीज हम थोड़ी सी मिस कर गए थे, परमाणु संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं? जेड से। बात समझ में आ रही है? परमाणु संख्या जो थी इसके पहले वाली, उसको हम दर्शाते हैं जेड से। तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं मिटा रहा फिर से। बात समझ में आ गई? चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात? तो अब बात कर लेते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर तत्व की, किसी भी पर्टिकुलर परमाणु की। तो यदि हम किसी परमाणु को दर्शाते हैं कैसे भाई? एक्स से। किसी परमाणु को आप कहते हो कि हम एक्स से दर्शाते हैं। कहानी समझ में आई? तो यदि आप किसी परमाणु को एक्स से दर्शाते हो तो ये ए जो है वो यहां लिखा रहेगा, और ये क्या रहेगा भाई? आपका द्रव्यमान संख्या। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? तो भाई ये होगा द्रव्यमान संख्या। बात समझ में आ रही है? पर यदि मैं बात करूं Z की तो ये क्या होगा? परमाणु क्रमांक। तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? तो आपने ए देख लिया,
ठीक है, ए देख लिया और क्या देख लिया, जेड देख लिया। क्लियर? तो ए क्या है भैया, आपका मास नंबर है, मास नहीं है, मतलब द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला दो, मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। बात समझ में आई? अच्छा स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर देखो दो तरीके से लिखा जा सकता है। यदि ये x है तो ऊपर a और नीचे z ऐसा लिखा जा सकता है। तो कहानी बड़ी सिंपल है, क्या पढ़ना है, a से लेकर z तक सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो परमाणु वाले चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई डाउट है, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, चलो ठीक है, और देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट में भाई इन्होंने हमसे क्या पूछा है ना? चलो देखो, तो अब बात करेंगे हम लोग समस्थानिक की। ठीक है, समस्थानिक से पहले एक बार जल्दी से आप देख लो परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और उसके बाद हम फोकस करेंगे। दो ही चीज तो बची है हमारे पास, अब देखो ना ध्यान से भाई, एक समस्थानिक बचा है और दूसरा क्या बचा है भाई, समभारिक बचा है। बात समझ में आ रही है? तो समस्थानिक की बात करेंगे और समभारिक की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब सवाल पैदा होता है कि सर ये समस्थानिक क्या होते हैं? ये समस्थानिक, या इसको हम और क्या कहते हैं भाई, आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में। किसके बारे में भाई? हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में, है ना? चलो तो स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे, समस्थानिक के बारे में बात करेंगे। क्या दिख रहा है आप मुझे बताओ? क्या यहां पर यह लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, बट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बस मुझे ये बताओ कि ये जो आपको यहां पर इमेज दिख रही है, इसमें 3 अलग अलग परमाणु हैं, सबके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो भाई पहले वाले में तो 1 प्रोटॉन है, दूसरे वाले में भी 1 प्रोटॉन है, और तीसरे वाले में भी 1 प्रोटॉन है। मतलब ये कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो तो निर्धारित है। अब जब प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित है तो परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? एक समान। तो हमने इससे यह देखा कि आपका 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 जो प्रोटॉनों की संख्या है, सबसे पहले हमने बात यह देखी कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कैसी है भाई? प्रोटॉन की संख्या 3 अलग अलग परमाणु में कैसी है? एक समान है। प्रोटॉनों की संख्या कैसी है स्टूडेंट्स? तो भाई एक समान है। अब जब प्रोटॉनों की संख्या एक समान है तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक भी एक समान होगा। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब परमाणु क्रमांक कैसा होगा? परमाणु क्रमांक जो है वो कैसा होगा? ध्यान से देखो, परमाणु क्रमांक कैसा होगा? तो वो भी कैसा होगा भाई? एक समान होगा, यानी कि एक ही होगा। परमाणु क्रमांक कैसा होगा? एक होगा। कहानी समझ में आ गई? पर आप यदि न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो यहां पर 1 है और वहां पर 2 न्यूट्रॉन है। कहानी समझ में आई भाई? इधर पे 1 न्यूट्रॉन है और वहां पर कितने न्यूट्रॉन है भाई? यहां पर 1 न्यूट्रॉन है और यहां पर आपके 2 न्यूट्रॉन है। ध्यान से देखो, बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि परमाणु क्रमांक के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पर अब चेंज किस में आया है? द्रव्यमान क्रमांक में। कैसे आया है देख लेते हैं, है ना? तो पहले वाले का देखते हैं भाई, प्रोटियम है। कैसा है ये? प्रोटियम है। इसको कैसे दर्शाते हैं? तो प्रोटियम, वो सारी चीजें हम अभी करेंगे, है ना? चलो, तो परमाणु क्रमांक कैसा होगा? एक समान होगा। अब आते हैं द्रव्यमान क्रमांक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, द्रव्यमान क्रमांक, तो भाई द्रव्यमान क्रमांक क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो द्रव्यमान क्रमांक, एक मिनट रुको, सबसे पहले कौन सा है आपका? प्रोटियम है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले है आपका प्रोटियम, उसके बाद है आपका ड्यूटेरियम, और तीसरे नंबर पे है आपका ट्राइटियम या ट्रीटियम, दोनों बोल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीनों जो हैं वो हाइड्रोजन के क्या हैं? समस्थानिक हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गया, ध्यान से देखोगे भाई, पहले वाले में जो है उसमें भी 1 प्रोटॉन है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 ही होगा। दूसरे वाले में भी 1 प्रोटॉन है तो 1 आएगा, तीसरे वाले में भी 1 प्रोटॉन है तो 1 आएगा। बात समझ में आ गई? पर यदि आप बात करेंगे किसकी?
आप यदि बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान क्रमांक की, द्रव्यमान क्रमांक की यदि आप बात करेंगे तो क्या होगा, तो द्रव्यमान क्रमांक इसका कितना हो जाएगा भाई, याद करो एक ही प्रोटॉन है तो एक हो जाएगा, तो A बराबर इसमें हो जाएगा एक। अच्छा, दूसरे वाले में कितना है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया आंसर 2 आ गया है ना, तो यहां पर हो जाएगा A बराबर A प्लस A बराबर 2, ठीक है। और यहां पर A कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से देखेंगे भाई 1 2 और 3, हाइड्रोजन ही है, उसकी पहचान जो है वो निरस्त नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है, जब तक प्रोटॉन नहीं बदलेंगे, परमाणु नहीं बदलेगा, तत्व नहीं बदलेगा, तो बात हाइड्रोजन की ही हो रही है, क्लियर। पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो परमाणु क्रमांक है वो एक समान है और द्रव्यमान संख्या जो है वो कैसी है भाई, वो अलग अलग है। तो यदि कुछ ऐसे तत्व हैं या एक ही तत्व में यदि ऐसा पाया जाता है कि परमाणु क्रमांक एक समान होता है पर द्रव्यमान क्रमांक जो है वो अलग अलग होता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स। तो क्या परिभाषा बनी, क्या कहते हो, क्या परिभाषा बनी इसकी, तो परिभाषा ये बनी कि एक समान एक समान एक समान एक समान एक समान द्रव्यमान, सॉरी परमाणु क्रमांक, एक समान परमाणु क्रमांक, ठीक है, और द्रव्यमान क्रमांक जो है वो कैसा होगा, तो द्रव्यमान क्रमांक जो है वो कैसा होगा भाई, द्रव्यमान क्रमांक जो होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, तो भिन्न होगा। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई आपको, पक्का पक्का। चलिए, तो क्या है, परमाणु क्रमांक एक समान होगा और द्रव्यमान क्रमांक जो है वो कैसा होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। तो यदि ये सिचुएशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखना, तो देखो ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, और इधर वाला आपका जो है वो क्या हो गया, ट्राइटियम हो गया या ट्रीटियम हो गया, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोजन के अलग अलग क्या थे भाई, समस्थानिक थे, ठीक है। कुछ और ऐसे तत्व होते हैं जिनमें समस्थानिक होते हैं, जैसे कि आपका क्या है भाई, क्लोरीन है या फिर आपका कार्बन है, तो हम वो भी बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको ना एक अच्छी जानकारी देते हैं, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले को P बोलते हैं, P की जगह आप इसको ना ऐसे भी बोल सकते थे, 1 रहेगा, H रहेगा और 1 रहेगा। आप ये भी बोल सकते हो, ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स वो एक ही है। कभी आप उसको हाइड्रोजन भी, क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रकृति में जो है वो पाया जाता है कौन सा, प्रोटियम। हाइड्रोजन के जो तीन समस्थानिक हैं उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका प्रोटियम। बात समझ में आ रही है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, क्लियर। इसीलिए क्या होता है कि जो आपका, अच्छा प्रोटियम क्यों कहते हैं भाई, ध्यान से देखो, एक ही प्रोटॉन है और भी कुछ है ही नहीं उसके नाभिक में, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि यूज करोगे तो सारी जो चीजें हैं वो दिमाग में बढ़िया से फिट हो जाएंगी। ध्यान से देखो, तो या तो हाइड्रोजन कह दो या तो प्रोटियम कह दो। टेक्निकली थोड़ा सा गलत है क्योंकि हाइड्रोजन के और भी रूप होते हैं, पर प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका प्रोटियम, तो हम प्रोटियम को ही फिर हाइड्रोजन कहना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया, पक्का पक्का, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान उससे 2 गुना ज्यादा होगा और इसका द्रव्यमान जो है इससे 3 गुना ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब में अब न्यूट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो द्रव्यमान क्रमांक आपका जो है वो भी बढ़ेगा और द्रव्यमान भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, कर लिया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 और एग्जांपल्स देखते हैं समस्थानिक के बारे में। क्या कहा जाता है भाई, एक समान क्या परमाणु क्रमांक, एक समान परमाणु क्रमांक, क्रमांक, बात समझ में आ रही है, पर भिन्न द्रव्यमान मान क्रमांक,
क्या ये कहानी आपके समझ में आ गई? पक्का पक्का। कोई भी यदि डाउट है आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए कुछ एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एक तरफ कार्बन की। तो भाई कार्बन का देखो, कार्बन ये 6 लिखा हुआ है, यहां पर 12 लिखा हुआ है, फिर यहां कार्बन 6 लिखा हुआ है और यहां पर 14 लिखा हुआ है। कुछ इसी तरीके से यहां पर क्लोरीन लिखा हुआ है, कितना? तो क्लोरीन कितना है भाई? 17 है। यहां पर 35 लिखा हुआ है, यहां पर क्लोरीन लिखा हुआ है 17 और यहां पर 37 लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब क्लोरीन के देखो प्रोटॉनों की संख्या कैसी है स्टूडेंट्स? एक समान है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या कैसी है भाई? एक समान है, पर आपके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या आपकी यदि 17 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे यहां पर भाई? 18 होंगे। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से यदि यहां पर प्रोटॉन आपके 17 हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 20 हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या में जब परिवर्तन आता है तो किसका निर्माण होता है? समस्थानिक का। बात समझ में आ रही है? मतलब समस्थानिक के निर्माण के पीछे जो कहानी है वो है न्यूट्रॉन की संख्या। कुछ इसी तरीके से यदि इस कहानी को हम यहां पर लेकर जाएंगे 6 + 6, पर यहां पर कितना हो जाएगा? 6 + 8। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर भी आपके जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उसमें आ गया भाई परिवर्तन। बात समझ में आ गई? तो ये थे आपके समस्थानिक। क्या थे ये आपके? समस्थानिक। बात समझ में आ गई? हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, क्लोरीन का एग्जांपल लिया और कार्बन का एग्जांपल लिया। अब यदि आप मुझे बताइएगा क्या और कोई ऐसा तत्व या परमाणु है जिसके समस्थानिक पाए जाते हैं? यदि ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर समस्थानिक से रिलेटेड यदि आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं क्या समस्थानिक के कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं, है ना? तो देख लेते हैं। देखो आपके सिलेबस में ये चीज भी है। तो समस्थानिकों के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। क्या होते हैं भाई? अनुप्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं बताते हैं। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में या न्यूक्लियर एटम बॉम्ब के बारे में। तो ये दोनों ही चीजों में हम उपयोग करते हैं यूरेनियम को, जिसके कुछ एक समस्थानिक होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपका यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम के समस्थानिक, यूरेनियम का जो समस्थानिक है, ठीक है। उसके बाद किसका होता है भाई? कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक। और इसके बाद किसका भाई? आयोडीन का। तो ध्यान से देखिए, बड़ी जरूरी चीज है ना? ध्यान से देखिए, यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है वो कहां पर उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बिजली बनाने के लिए। कहां किया जाता है भाई? तो न्यूक्लियर प्लांट में। बात समझ में आ रही है? क्या बनाने के लिए? तो बिजली बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए भाई? बिजली बनाने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं, एटम बॉम्ब होते हैं, उसमें भी वही चीज उपयोग की जाती है। बात समझ में आ रही? तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे। न्यूक्लियर प्लांट में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का समस्थानिक, ठीक है। यूरेनियम यदि है, अच्छा, इसके बाद आपका कोबाल्ट कहां किया जाता है भाई? तो कैंसर के उपचार में। कैंसर, आप ध्यान से देखो, कैंसर के उपचार में। कहानी समझ में आई क्या? पक्का पक्का। और यदि आप आयोडीन की बात करेंगे तो आपने सुना होगा, बात समझ में आ रही है, कि 2 रुपए की चाय कम पीना पर नमक हमेशा आयोडीन युक्त ही खाना। सुना होगा आपने, पक्का पक्का। तो जो आयोडीन है, इसका जो समस्थानिक है वो उपयोग किया जाता है इसमें? घेंगा रोग। सुना होगा आपने, घेंगा रोग। मतलब यदि आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? फिर घेंगा रोग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो घेंगा रोग के उपचार दो नहीं कह सकते हम, पर यदि आयोडीन का समस्थानिक आपके नमक में है तो घेंगा रोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये थी सारी कहानी किसके बारे में भाई? समस्थानिकों के बारे में। मतलब परमाणु क्रमांक जो रहेगा वो एक समान रहेगा, पर द्रव्यमान क्रमांक जो रहेगा स्टूडेंट्स वो कैसा रहेगा? वो आपका अलग अलग रहेगा, ठीक है। मुख्यतः 3 आपके ऐसे तत्व हैं जो समस्थानिक बताते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। यदि कोई और है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का नोट किया जाए और आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो, अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर, एक ही परमाणु में हमने ये देख लिया कि एक समान परमाणु क्रमांक है,
ठीक है, और अलग अलग द्रव्यमान क्रमांक है। क्या ऐसा हो सकता है कि द्रव्यमान क्रमांक एक जैसा हो और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न हो? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और यही हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है समभारिक। जिसका नाम है समभारिक, मतलब ये कि अब परमाणु क्रमांक जो है वो बदल जाएगा और द्रव्यमान क्रमांक जो है स्टूडेंट्स वो कैसा रहेगा, वो एक समान रहेगा। कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? एक समान क्या रहेगा भाई? एक समान रहेगा आपका द्रव्यमान क्रमांक। द्रव्य 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 द्रव्य, एक समान द्रव्यमान क्रमांक। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का ना? एक समान रहेगा द्रव्यमान क्रमांक और भिन्न रहेगा आपका परमाणु क्रमांक। परमाणु। तो स्टूडेंट्स मजा आ रहा है? कहानी समझ में आ रही है आप लोगों के? मुझे पक्का बताइएगा आप लोग। कोई डाउट है तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। और ये होगा परमाणु क्रमांक। क्या कहते हो? इजी या मुश्किल? पक्का ना? ठीक है, तो समभारिक क्या होंगे भाई? एक समान द्रव्यमान क्रमांक होगा। द्रव्यमान क्रमांक कैसा होगा? एक समान होगा, और आपके जो परमाणु क्रमांक है वो कैसे होंगे? भिन्न होंगे। तो समझने की कोशिश कर लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आपने 3 तत्व लिए हैं आर्गन लिया है, पोटेशियम लिया है और कैल्शियम लिया है। बात समझ में आ रही है? तो आप यदि यहां पर देखेंगे तो ध्यान से देखिए भाई, एक तरफ हम प्रोटॉन देख लेते हैं और एक तरफ हम न्यूट्रॉन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, सब में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी सब में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, इसलिए तत्व ही बदल गया। बात समझ में आ रही? क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक जो है वो बदल गया, क्योंकि सब में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो भाई यहां कितने प्रोटॉन है? तो यहां पर 18 है, जो द्रव्यमान क्रमांक है वही प्रोटॉन है। यहां पर 19 है और यहां पर कितने हैं भाई? 20 है। न्यूट्रॉन की यदि आप बात करेंगे तो क्या होगा? तो न्यूट्रॉन कैसा होगा भाई? तो आप 40 में से 18 को घटा दीजिए, आप यहां पर 40 में से 19 को घटा दीजिए, और यहां पर आप 40 में से 20 को घटा दीजिए। कहानी समझ में आई? तो भाई आंसर कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखो, 40 में से 18 गए, कितना आया भाई? तो 22 न्यूट्रॉन हैं आपके आर्गन के अंदर। कहानी समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से पोटेशियम की बात करेंगे तो 21, और यहां पर बात करेंगे तो 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी बात किसकी हो रही है भाई? समभारिक की हो रही है। याद रखें, द्रव्यमान क्रमांक यानी जो ऊपर लिखी हुई चीज होती है वो कैसी होती है? एक समान होती है। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये हो गया आपका कोई तत्व, ठीक है, और यहां पर आप लिखते हैं A और यहां पर आप लिखते हैं Z। पूरी की पूरी जो कहानी है वो A से लेकर कहां तक है? Z तक है, पर यहां Z पहले आता है और एक बाद में आता है। तो कैसे लिखोगे भाई? तो ये कैसा रहेगा? फिक्स, मतलब एक समान। ये रहेगा एक समान, बाजू से देख लो सब समझ में आ रहा होगा। और ये कैसा रहेगा भाई? भिन्न रहेगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को ये वाली कहानी समझ में आई? पक्का ना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो समभारिक देख लिया, समस्थानिक भी देख लिया। अच्छा एक मिनट, समभारिक जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो भाई इसको कहते हैं हम लोग आइसोबार। किधर लिखा जाए? यहां लिखेंगे, ये लो यहां लिखेंगे, मजेदार धमाकेदार। तो ये होगा आइसोबार। क्या होगा ये? आइसोबार। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया समभारिक क्या होता है भाई? एक समान द्रव्यमान क्रमांक होगा और भिन्न भिन्न आपका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, चलो एक और देख लें ऐसा वाला एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल आपको क्लियर है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। और एक एग्जांपल हम और देखेंगे समभारिक यानी कि आइसोबार के बारे में। ठीक, चलो ध्यान से देखो। किया? नोट किया? पक्का पक्का। चलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं समभारिक के एक और उदाहरण की। क्या है? द्रव्यमान क्रमांक जो है वो कैसा होना चाहिए भाई? एक समान होना चाहिए। हम जानते हैं कि कार्बन जो है उसका एक समस्थानिक ऐसा होता है, और जो आपका नाइट्रोजन है वो जो है उसका भी ऐसा ही होता है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो द्रव्यमान क्रमांक है वो कैसा है भाई?
एक समान है। परमाणु क्रमांक चाहे कुछ भी हो, पर दो अलग अलग तत्वों का यदि द्रव्यमान क्रमांक एक समान है तो इसका मतलब वो आपस में क्या है, समभारिक यानी कि आइसोबार्स। तो आप यदि यहां प्रोटॉन देखेंगे तो 6 है, यहां प्रोटॉन 7 है। आप न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, तो यहां पर 8 है, घटाएंगे ना 14 में से 6, तो यहां पर 8 है और यहां पर 7 है। बात समझ में आ रही है? तो समभारिक और समस्थानिक जो है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। और कोई यदि एग्जांपल है समभारिक का तो आप मुझसे पूछ लीजिए, यदि आपको जानना है तो, और यदि आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को हमने जो है बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया है स्टूडेंट्स। मतलब ये देखो क्या कहते हो, बात समझ में आई? पक्का पक्का एक बार जल्दी से 5 मिनट में धमाधम रिवीजन करते हैं और बढ़ते हैं आगे, है ना? तो देखो ये जो चैप्टर था हमारा कौन सा भाई, परमाणु की संरचना, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान की, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 था हमारा परमाणु की संरचना। इसमें हमने हमारी स्टोरी स्टार्ट की थी कहां से, कैनाल रे से। कहां से स्टार्ट की थी, कैनाल रे से। मतलब ऐसी किरण जो कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है, ठीक है। हमने परमाणु के बारे में जाना, परमाणु के 3 कणों के बारे में जाना, और भी बहुत सारे कण होते हैं, पर मुख्य रूप से कितने कण होते हैं भाई, 3 होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है तो ऋणावेशित है, उसका द्रव्यमान और आवेश जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित है। न्यूट्रॉन कैसा है भाई, उदासीन है, उसके पास आवेश नहीं है पर द्रव्यमान है। ये तीनों जो कण हैं इनकी खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की किसने की, जेम्स चैडविक ने की। प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड साहब ने की। और इलेक्ट्रॉन की किसने की, जे थॉमसन ने की। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? उसके बाद हमने कुछ एक परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है जे थॉमसन के मॉडल की। बात समझ में आ गई? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है जे थॉमसन के मॉडल की, फिर बात करते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल की। क्लियर? इसके बाद होती है मिस्टर बोर का मॉडल, देन बोरबरी मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा सटीक है, जिसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। कहानी समझ में आ गई? फिर हमने क्या देखा भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से वितरण होता है, जैसे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 5वीं में 32, 6वीं में 18 और 7वीं में 8। इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षाओं में आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन के वितरण को हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इसी तरीके से हमने देखा संयोजक इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं भाई, संयोजन इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? और अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करता है उस संख्या को क्या कहते हैं भाई, संयोजकता। तो संयोजकता से हम केमिकल बॉन्डिंग को भी समझा सकते हैं। क्या ये कहानी आपके समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए, तो ये सारी चीजें देखी, और आज का जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने क्या देखा, परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान क्रमांक यानी कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या, समस्थानिक जिसमें आपका जो द्रव्यमान क्रमांक होगा वो बदल जाएगा, पर परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कैसी रहेगी, निर्धारित रहेगी, और संभारिक जिसमें आपका जो भार है वो एक समान रहेगा। संभारिक द्रव्यमान संख्या कैसी रहेगी, एक समान रहेगी, पर परमाणु क्रमांक जो है वो आपका बदल जाएगा। तो एक बार इसको बढ़िया से देख लो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। और यदि तैयारी में किसी प्रकार की कमी है तो उसका सॉल्यूशन है एक वेबसाइट जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। क्या कहते हो? बात समझ में आई? ठीक है, क्या करना है, सारी वीडियोस बना चुके हैं इसकी, इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट वीडियोस बना चुके हैं, और बना चुके हैं हम इसका 1 शॉट रिवीजन। कैसे देखोगे? तो भाई गूगल पे जाओ, क्या सर्च करो, मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करोगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आएगा। आपको कहां पर जाना है भाई, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला पार्ट है, हिंदी मीडियम पे जाना है। एनटीएससी करना चाहते हो वो भी अवेलेबल है, ओलंपियाड करना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। मजेदार बात क्या है कि पूरा का पूरा जो कोर्स और सिलेबस है आपका, उसका कंटेंट बड़ा क्वालिटी से भरा हुआ है, और वो है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई कूपन या फिर पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। देखो, तो जब आप क्या करोगे भाई,
आप हिंदी मीडियम में जाओगे तो अभी क्लास 12th के लिए, जब आप क्लास 9 पर जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से जो है सारे जो फैकल्टीज हैं वो आपके सामने होंगे अपने अपने कोर्स के साथ में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें भी गणित, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें भी काउंट होना बाकी है, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़नी है, तो आप संपर्क करें अंकुर सर से। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे? एक क्लिक करेंगे और अंकुर सर के सारे वीडियोस आपके सामने होंगे। कुछ इसी तरीके से फिजिक्स के लिए संदीप सर जो हैं, बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। तो आप क्या करें, बस यहां पर जाकर आप एक क्लिक करते हैं। जैसे आप यहां पर जाकर एक क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, ध्यान से देखो, आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा जिसमें हमने हर चैप्टर के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियोस, आपके स्टेट बोर्ड के कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन जिसमें एक ही शॉट में एक ही क्लास में हम पूरे चैप्टर को समझाते हैं वो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है भाई, आपको सीधे सीधे फुल कोर्स पर जाकर क्लिक करना है और आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहां पर पढ़ाया गया है पाठ्यक्रम का परिचय। तो होपफुली आपको जो आज की क्लास है इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आ रही है? हमारा जो ये चैप्टर है ये बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो गया है। आप लोगों का साथ में रहने के लिए थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी कक्षा में है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में कोई भी यदि आपको परेशानी है, किसी भी बोर्ड में आपको यदि कोई परेशानी है, तो उसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ रही है? जहां पर आपको एजुकेशन मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं आपसे कनेक्ट करता हूं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और रसायन विज्ञान की हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच।